अन्नदाता अन्नदाता नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं सरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। चने की करें उन्नत तकनीक से खेती। पॉली हाउस में झरबेरा फूलों को लगाकर कमाएं अच्छी आय। चना की खेती हमारे प्रदेश के सिंचित और असिंचित क्षेत्रों में की जाती है और जो किसान चने की बुआई करना चाहते हैं उन्हें इसकी खेती से अधिक पैदावार मिले, जिसके लिए चने की कौन कौन सी उन्नत किस्मों का चयन कर बुआई करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र टांकड़ा के शस्य वैज्ञानिक डॉक्टर BL यादव। एक जो दलहनी फसलों में बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है और जितनी भी दलहनी फसलें हैं उसमें सबसे अधिक क्षेत्रफल पे बोया जाता है और इसका उत्पादन भी बहुत अच्छा होता है। दाल में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। टोटल जितनी भी दालें होती है उसमें 45% चने का योगदान होता है और इसमें बहुत अच्छी प्रोटीन होती है, पौष्टिकता होती है और चने का जो दाना होता है उससे बहुत सारे जो है उत्पाद बनाए जाते हैं, मिठाई के रूप में, बेसन के रूप में। किसान भाइयों, चने की खेती में एक महत्वपूर्ण पहलू है प्रजातियों का चयन। जो किसान मृदा एवं क्षेत्र के अनुसार चने की उन्नत किस्मों का चुनाव करके बुआई करते हैं तो उन्हें भरपूर पैदावार मिलती है। तो आइए जानते हैं चना की उन्नत किस्मों के बारे में, जो इस प्रकार से है। उन्नत किस्मों का बात करना है कि जितनी भी उन्नत किस्में हैं हमारी, जैसे RSG जो है 973 है, RSG 888 है, RSG 974 है, CSG 515 है, GNG 1581 है, GNG 1958 है, GNG 2144 है। इस प्रकार जो उन्नत किस्में हैं इसको लेके हम चने की बहुत अच्छे से खेती उसको कर सकते हैं। चने के लिए विशेष ध्यान रखने की बात है कि बीज दर हमारे को विशेष ध्यान रखना है कि जितने भी जो दाने की साइज छोटी है उसके लिए हमारा चने की जो बीज की दर है वो 70 किलो के आसपास जरूरत होती है प्रति हेक्टेयर और चने का यदि बीज थोड़ा सा मोटा है 75-80 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लेके उसकी बुआई करेंगे। किसान भाइयों, चने की अच्छी उपज मिले इसके लिए खेत की तैयारी किस तरह से करें और फसल की अच्छी बढ़वार हो सके इसके लिए कौन सा उर्वरक लें और कितनी मात्रा में प्रयोग करें, वो इस प्रकार से है। और ये सिंचित और असिंचित दोनों परिस्थितियों में उगाई जा सकती है। सिंचित परिस्थिति में इसकी बहुत अच्छी उत्पादकता आती है, जहाँ पे ये चने की जो खेती है वो सभी प्रकार की भूमियों में की जा सकती है। ध्यान हमारे को ये रखना है कि उन भूमियां वो समस्याग्रस्त नहीं हो, जहाँ लवणीयता और क्षारीयता की समस्या नहीं हो और उसके साथ में हमको ये ध्यान रखना है कि हमारे पानी की जो गुणवत्ता है, पानी की जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। यदि पानी समस्याग्रस्त है तो वहाँ पे चने की खेती करना थोड़ा सा संभव नहीं है। तो चने की फसल में बहुत ज्यादा जुताई की जरूरत नहीं होती है। उस खेत में सबसे पहले तो खरपतवार फ्री उस खेत को कर लेना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का खरपतवार ऐसे नहीं होना चाहिए। दूसरा, चने की फसल के लिए ऐसी जुताई होनी चाहिए, उतली जुताई होनी चाहिए, उसमें डेले बढ़ने चाहिए, क्योंकि इसमें हम पाटा लगा के उसको बिल्कुल स्मूथ कर देंगे तो उसमें चने की फसल बहुत अच्छी नहीं होगी। चने में समन्वित पोषक प्रबंधन करना भी बहुत जरूरी है। 10 से 15 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर के हिसाब से और साथ ही हम लोग
जो पोषक प्रबंधन है उसमें 20 किलोग्राम नाइट्रोजन और 40 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर जरूरी होते हैं। जितनी भी जो उर्वरकों की मात्रा है बुआई के समय जरूरी होती है। बीज दर। चने के बीज की मात्रा दानों के आकार, प्रकार एवं भार तथा बुआई का समय एवं बुआई विधि पर निर्भर करती है। बड़े दानों वाले प्रजातियों यानी कि काबुली चना का 80 से 90 किलोग्राम तथा बारानी खेती के लिए छोटे दानों वाली प्रजातियों का 80 किलोग्राम तथा सिंचित क्षेत्र के लिए 60 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। पछेती बुआई की स्थिति में 20 से 25% अधिक बीज का उपयोग करें। में जैसे बुआई करते हैं तो सबसे पहले चने की फसल के लिए हम लोगों को बीज उपचार करना है। 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा जो विरिडी जो आता है पाउडर, उसको 1 किलो बीज के हिसाब से लगा के अच्छी तरह से बीज के लग जाए तो उसके बाद में हमको उपचारित करके उसके बाद में राइजोबियम कल्चर से उसको लेंगे तो नाइट्रोजन का जो है पूर्ति हो जाएगा। उससे करने के बाद पीएसपी जो कल्चर होता है उससे 5 से 10 ml प्रति किलो बीज के हिसाब से लेके उसको छाया में सुखा के अच्छे से और फिर बुआई करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो है फसल बहुत अच्छा होगा। बुआई की विधि। चने की खेती के लिए पौधों की उचित संख्या के लिए आवश्यक बीज दर व पंक्ति से पंक्ति एवं पौधे से पौधे की उचित दूरी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए बारानी फसल के लिए बीज की गहराई 7 से 10 सेंटीमीटर और सिंचित क्षेत्र के लिए बीज की बुआई 5 से 7 सेंटीमीटर गहराई पर करनी चाहिए। फसल की बुआई में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखनी चाहिए और पंक्ति में पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर उचित मानी गई है। खरपतवार नियंत्रण। चने की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए पेंडिमेथिलीन 30 EC दवा की 3.3 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर बुआई के 48 घंटे के अंदर छिड़काव करना चाहिए। ऐसा करने पर आपकी फसल 1 से 1.5 माह तक खरपतवारों से मुक्त रहेगी और आने वाले समय में आपको अच्छी पैदावार मिलेगी। सिंचाई चने की फसल में पहली सिंचाई 35 से 40 दिन पे देनी चाहिए। दूसरी सिंचाई जब संभव हो, जरूरत हो तो जब फूल पूरे जो है आ जाए, उसमें फलियां बढ़ने लग जाए, दाना जब बढ़ता हो उस टाइम में हमको सिंचाई करनी है। फूल बनते समय सिंचाई कर दिए तो फूल सारे ड्रॉप हो जाएंगे और हमारा उत्पादन पे बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो ये भी किसान भाइयों को ध्यान रखना है। तो निश्चित रूप से हमारी फसल बहुत अच्छी होगी और उसमें बहुत अच्छी जो है फली आएगी और दाना बनेगा और निश्चित रूप से किसान भाइयों को चने की फसल से बहुत अच्छा मुनाफा हो पाएगा और लागत कम आएगी। इस प्रकार से हम लोग खेती करेंगे। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। झरभेरा एक ऐसा मनमोहक फूल है जिसकी खूबसूरती और रंगों को देखकर मन झूमने लगता है। इसका प्रयोग गुलदस्ते सजावट के लिए हो रहा है, इसीलिए किसान इसकी खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। वैसे तो झरभेरा की खेती खुले खेतों में भी की जा सकती है, लेकिन व्यावसायिक तौर पर इसकी पॉली हाउस में खेती करना काफी लाभकारी है। अगर आप भी इसकी खेती करने की सोच रहे हैं तो किन किन बातों पर खास ध्यान दें, इन सब बातों को जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सबसे पहले मैं किसान भाइयों बहनों को स्वागत करती हूँ। अब ये जो जरबेरा है ये बहुत अच्छे कटे पुष्प के रूप में यूज़ होता है, हम लोग सब जानते हैं। पॉली हाउस में इनका खेती होता है। अब आती हूँ मैं पॉली हाउस में क्या क्या करना चाहिए। जरबेरा लगाने के बाद आप लोग को जैसे कि आप लोग खाद देते हैं, उसके अलावा भी लिक्विड फर्टिलाइज़र आता है जो देना बहुत आवश्यक है फूलों की अच्छी उपज पाने के लिए। तो इसमें कई तरह के ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र आते हैं, इसमें पहले जो लगाने के 1 महीना तक हम लोग को जैसे कि NPK आता है 12:61:0, इस रेशियो में जो NPK 1 kg का पैकेट आता है, इसका 1 ग्राम
प्रति लीटर में घोल करके हफ्ते में एक बार देना होगा पौधे में। उसके बाद अगले महीने में एनपीके का एक और रेशियो का फर्टिलाइज़र आता है जो कि 13-0-45 का आता है, जिसमें फास्फोरस नहीं रहता है, इसमें पोटाश रहता है। क्योंकि ये जो पोटाश रहता है ये फूल की विकसित करने के लिए अति आवश्यक है। तो वो हम लोग देंगे, वो भी 1 ग्राम प्रति लीटर में घोल करके देंगे हफ्ते में एक बार। हम लोग देंगे ऑल 19 ये एनपीके का पैकेट आता है। ये भी 1 ग्राम प्रति लीटर के अनुसार से हफ्ते में एक बार हम लोग देंगे जब तक फूल खिलता रहेगा तब तक। और इसके अलावा भी हम लोग देंगे कि अनुखाद्य जो बोलते हैं वो भी फूल के अच्छे विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये जो फूल होता है ये अच्छे से खिलते नहीं है, नहीं तो इसका जो डंठल होता है वो मजबूत नहीं होता है, तब कटिंग करने के बाद वो फिर मुरझा जाता है, नहीं तो वो अच्छे से उसका मार्केट वैल्यू बहुत कम हो जाते हैं। इसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, जो अनुखाद्य होता है जैसे कि जिंक सल्फेट होता है, मैग्नीशियम सल्फेट होता है और एक आता है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ये सब जो है ये 0.5 ग्राम प्रति लीटर के अनुसार 2 महीने में एक बार आप लोग को छिड़काव करना होगा पौधे के ऊपर। रोपाई के 3 सप्ताह बाद टपक सिंचाई विधि अपनाना उचित रहता है। टपक विधि से सिंचाई के लिए 4 से 5 लीटर पानी प्रतिदिन प्रति वर्ग मीटर की आवश्यकता पड़ती है। इस विधि से सिंचाई करने से 500-700 मिलीलीटर पानी प्रति पौधा प्रतिदिन प्राप्त होता है। पानी की मात्रा मौसम भूमि के प्रकार पर निर्भर रहती है। पौधों को पानी हमेशा दिन में 12 बजे के पहले ही देना चाहिए। स्पेशल कल्चरल ऑपरेशन में हम लोग को करना पड़ेगा, खरपतवार निकालना होगा, निकाई गुड़ाई 15 दिन के अंतराल पे एक बार करना होगा। जैसे कि हम लोग पानी देते हैं और ये मिट्टी टाइट हो जाता है, टाइट होने के नाते यहाँ पे जो वायु प्रवेश नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए अच्छे से निकाई गुड़ाई करना 15 दिन के अंतराल में बहुत ज़रूरी है। इसमें जो लीव्स जो होता है कि मिट्टी को छू रही है, इस टाइप का लीव जो होता है, क्योंकि मिट्टी से भी बहुत कुछ बीमारियाँ फैलते हैं, उसके साथ पूरा पौधे में फैल जाता है और फिर पूरा सड़ जाता है। ये सारे चीज़ को हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लोग नहीं तोड़ेंगे इसको अच्छे से तब पौधे का विकास जितना होना चाहिए उतना होता नहीं है। पहले कली खिल जाता है तो पूरा अच्छे वो क्वालिटी फ्लावर जो बोलते हैं हम लोग वो नहीं मिल पाता है। उसके बाद जब पौधा का पूर्ण विकास प्राप्त हो जाता है उसके बाद जो भी कली आता है उसको रखना है। पौध सुरक्षा उपायों पर विशेष ध्यान की जरूरत होती है, क्योंकि झरबेरा में मुख्य रूप से सफेद मक्खी, माहू माइट, थ्रिप्स, लाल मकड़ी तथा पत्ती काटने वाले हानिकारक कीटों का प्रकोप होता है, जो फसल एवं फूलों को काफी क्षति पहुंचाते हैं, जिसके कारण फूल उत्पादक को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। थ्रिप्स कीट फूलों एवं टहनियों के रस चूस कर सुखा देते हैं। और जो कीड़े मकोड़ा के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि इसमें जो आता है कि वाइट फ्लाई एक आता है, तो एफिड भी आता है जिसको हम लाही बोलते हैं। तो ये है कि इसको अगर जैविक पद्धति अपना के करना चाहते हैं तो एक आता है नीम सीड कर्नेल ऑयल आता है, तो वो 5 मिलीलीटर प्रति लीटर के अनुसार से घोल करके आप लोग छिड़काव कर सकते हैं। नहीं तो अगर इनऑर्गेनिक से करना चाहते हैं तो इमिडाक्लोरोपिड जो आता है एक दवा, वो 2 ml प्रति लीटर में घोल करके भी स्प्रे कर सकते हैं। इसका जो मुख्य बीमारी होता है वो गलन होता है, जो स्टेम रॉट बोलते हैं हम लोग, तो उसके लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर के अनुसार में घोल कर देना होगा। ये जो ऑपरेशन है ये अगर आप लोग अपनाएंगे तो अच्छे उपज पा सकते हैं जरबेरा की खेती से। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर।
मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार, कृषि अनुसंधान केंद्र स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आने वाले दिनों में वर्षा नहीं होने के साथ साथ रात और दिन के तापमान में कमी होने की संभावना है। इस दौरान धीमी गति की हवाएं एवं आंशिक बादल रहने की संभावना है। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि महामारी कोविड-19 से बचाव के लिए भारत सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन को मानते हुए आपस में कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। मेथी, गेहूं, जौ, जीरा और ईसबगोल की बुआई के लिए उपयुक्त समय चल रहा है। किसान मेथी के लिए उन्नत किस्म जैसे RMT 1, RMT 305 आदि किस्मों का चयन करें। इसके लिए बीज दर 6 किलोग्राम प्रति बीघा एवं कसूरी मेथी के लिए 2.5 किलोग्राम प्रति बीघा की दर से उपयोग करें। ईसबगोल की बुआई के लिए उन्नत किस्में हैं GI 2, RI 89 आदि किस्मों का चयन करें। इसके लिए बीज दर होगी 1.25 किलोग्राम से 1.5 किलोग्राम प्रति बीघा। जीरे की उन्नत किस्में इस प्रकार से हैं RS 1, RZ 19, RZ 223 आदि। किसान भाई इसके लिए 4 किलोग्राम बीज प्रति बीघा की दर से प्रयोग करें। बुआई से पहले बीजों को फफूंदी नाशक दवा से अवश्य ही उपचारित कर लें। जौ की बिजाई के लिए भी उपयुक्त समय चल रहा है। इसके लिए उन्नत किस्में हैं RD 2052, RD 2035, RD 2660, RD 2552, RD 2592 आदि किस्मों की किसान भाई खेती कर सकते हैं। जौ के लिए बीज दर 25 किलोग्राम प्रति बीघा की दर से प्रयोग करें। बुआई से पूर्व बीजों को कार्बनडाजिम 1.5 ग्राम दवा से उपचारित करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम गोरलिया, जिला जयपुर के कृषक संजीव कुमार ने। आप पशुओं की इनाफ योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो संजीव कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। राजस्थान में कृषि के साथ साथ पशुपालन मुख्य व्यवसाय है और अभी पशुपालन विभाग ने इनाफ योजना लागू की है जिसका अर्थ है इंफॉर्मेशन नेटवर्क फॉर एनिमल प्रोडक्टिविटी एंड हेल्थ। इसके तहत राज्य में जितने भी पशु हैं उन सब की पहचान सुनिश्चित होगी। इसमें प्रत्येक पशु के टैगिंग होगी और टैगिंग के बाद में उनका पंजीकरण होगा। इसमें जिसके भी टैगिंग होगी पशु के उसको इनाफ पोर्टल पर वो इंद्राज होती है। इससे पशु की पहचान सुनिश्चित होगी। और दूसरी बात यह है कि इसमें उसका आनुवंशिक ब्यौरा भी संधारित होगा। आनुवंशिक ब्यौरा संकलन होने से अपने उन्नत नस्ल के जो पशु हैं उनका संवर्धन होगा। दूसरी चीज़ ये है कि अपने जो भी इसके तहत टीकाकरण होगा, कृत्रिम गर्भाधान होगा, नकारा पशुओं का टीकाकरण, नकारा पशुओं का बधियाकरण जो होगा उसको अपना जो रिकॉर्ड संधारित करते हैं उससे भी अपने को आसानी होगी। दूसरी चीज़ जो दूसरे एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर जो पशुओं का जो रोगों का प्रसार है, संक्रमण है, उसके ऊपर अंकुश लगेगा। और पशुपालन की जो भी योजनाएं हैं पशुपालन विभाग की उन सारी योजनाओं का लाभ देने में पशुपालकों को आसानी होगी और उनको एक पशु की पहचान सुनिश्चित होगी। पशु को मिलेगा आधार की तरह यूनिक नंबर
पशुपालन विभाग की ओर से दुधारू गाय भैंस को टैग लगाने का अभियान शुरू किया गया है। टैगिंग के आधार पर पशुओं को आधार कार्ड की तरह ही यूनिक टैग नंबर दिए जा रहे हैं। दुधारू पशुओं को यूनिक नंबर मिलने से पशु का पूरा ब्यौरा कंप्यूटर में एक क्लिक पर सामने आ जाएगा। पशुपालन विभाग ने पशुओं के टैग लगाने का कार्य शुरू कर दिया है। इस योजना के तहत इंफॉर्मेशन नेटवर्क फॉर एनिमल प्रोडक्शन एंड हेल्थ इनाफ अभियान की तरह दुधारू पशुओं का पंजीयन कर यूनिक नंबर जारी किया जा रहा है। यह यूनिक नंबर 12 अंकों के आधार कार्ड की तरह है। शासन की ओर से प्रदेश भर में करीब 85 लाख से अधिक दुधारू पशुओं में टैगिंग की जाएगी। एनपीबीबी और एनएमबी के तहत प्रदेश में गोवंश और भैंस वंश के प्रजनन योग्य और दुधारू पशुओं में 12 अंकों के टैग लगाने का कार्य किया जा रहा है। एनाप पोर्टल पर टैग के माध्यम से घर बैठे ही अपन पशु की पूरी जानकारी ले सकते हैं। इससे अपने स्थानीय व वैश्विक स्तर पर ई मार्केट विकसित होगा। इसके अलावा पशुपालन विभाग ने संबंधित संस्थाओं में टीमों का गठन किया है। वहां से संबंधित संस्थाएं हैं जो अधिकारी कर्मचारी डोर टू डोर जा करके पशुओं के टैगिंग करेंगे, उनका पंजीकरण करेंगे और इससे अपने जो भी पशुपालन विभाग की योजनाएं हैं उसको पशुपालक तक पहुंचाने में सुविधा होगी और उससे उनको आमदनी बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। यूनिक नंबर से टैगिंग के फायदे। पशुओं के स्वास्थ्य के साथ दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए यह कोड जारी किया जा रहा है। पशुओं की टैगिंग के बाद जारी यूनिक नंबर में पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान, इलाज, उत्पादकता के आकलन के लिए रिकॉर्ड रहेगा। इसमें पशुओं का आनुवंशिक डाटा भी शामिल रहेगा। जिले के 183 पंचायतों पर यह कार्य किया जा रहा है। इससे आनुवंशिक सुधार कार्यक्रमों की निगरानी बेहतर हो सकेगी। पशुओं के आहार संतुलन, पशुओं के स्वास्थ्य की जानकारी मिल सकेगी, जिससे किसानों को उत्पादन में वृद्धि में मदद मिलेगी। इस एनाप योजना के अंतर्गत पंजीकरण कराने से पशुपालक को पशुपालन विभाग की नवीनतम योजनाएं हैं उनका लाभ मिलेगा। इसके अलावा पशु नस्ल सुधार जानकारी के द्वारा उन्नत नस्ल के जो पशुवंश है उनका संवर्धन होगा। इसलिए मैं सभी पशुपालक भाइयों से निवेदन करता हूं कि जब भी पशुपालन विभाग की कोई टीम आए आपके घर तो उनका टैगिंग जरूर करवा ले और पंजीकरण अवश्य करवा ले। इससे उन्हें मतलब आर्थिक लाभ तो होगा ही होगा, भविष्य के अंदर जो भी कोई योजनाएं मिलेगी वो उसके लिए जरूरी होगा। ये एक आधार कार्ड की तरह काम करेगा, तो सभी पशुपालक भाई इसको अवश्य लगवाएं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18अन्नदाता-rajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।